आईएएस में आप सभी का स्वागत है। ये यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 के लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने महाजनपद एज के बारे में पढ़ा था। यूपी में जो मेजर महाजनपदाज हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनके फीचर्स देखे थे। उसके बाद हमने रिपब्लिक स्टेट्स देखे थे महाजनपदा के टाइम पे, उनके कुछ फीचर्स देखे थे। उसके बाद हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था यूपी के कंटेक्स्ट में। फिर एंशिएंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था जो कि यूपी में प्रोमिनेंट रही थी, जिसमें से सबसे पहले हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उसे कुछ फीचर्स देखे। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स दिखे। ठीक है, अब लास्ट एशियन डायनेस्टी जिसके बारे में डिस्कस करना है वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी डिस्कस करेंगे और आज ही लेक्चर 3 में ही मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद 2 लेक्चर्स और लूँगा मैं हिस्ट्री के, जिसमें से एक में आर्किटेक्चर यूपी का पूरा डिस्कस करेंगे और दूसरे में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी पूरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का सिलेबस पेपर 5 में जो दिया हुआ है आपके वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे। चलिए शुरू करते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी ये हर्षवर्धन वाली ही डायनेस्टी है, जिसे हम पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते थे। पुष्यभूति dynasty, also known as Vardhana dynasty, came into prominence after the decline of Gupta Empire. The Pushyabhuti kingdom consisted of the most of the present-day Uttar Pradesh and parts of Bihar. Harshvardhana became the most successful emperor of Pushyabhuti dynasty until he was defeated by Pulakesin II. ठीक है, his capital Kannauj in present-day Uttar Pradesh attracted many artists, poets, religious leaders and scholars. ये जो कन्नौज है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। इसका इम्पोर्टेंस पुष्यभूति डायनेस्टी शुरू होता है, फिर आगे चल के यही कन्नौज हमको ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था पुराने टाइम पे। ठीक है, जब हम एंशिएंट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूपी पढ़ेंगे तो कन्नौज का डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज्ड 2 रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस इन प्रयाग एंड कन्नौज इन 643 AD. चाइनीज स्कॉलर ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना's reign and studies Buddhist religion and philosophy of the time. Harshvardhana used to organize Mahamoksha Parishad at Prayag on every 5th year of his reign, in which the worship of Shiva and Surya, apart from that of Buddha, used to be held. According to Hyun Sang, Mathura was renowned for its scholarship and moral conduct. Kannauj was a prosperous city, also called Mahodayshri. Thaneshwar was known for his esoteric practices and remedies. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हमने यहाँ पे क्या क्या देखी। सबसे पहले तो कन्नौज ही देख लिया, इसको हम महोदयश्री भी कहते थे। ठीक है, ये इसका कैपिटल था पुष्यभूति डायनेस्टी का। ठीक, उसके बाद हमने प्रयाग देखा, जहाँ पे हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद करवाते थे। ठीक है, और उसके बाद मथुरा देखा। ह्यून सांग ने मेंशन किया है कि मथुरा वॉज रिनाउड फॉर हिज स्कॉलरशिप एंड मॉरल कंडक्ट। ठीक है, तो पुष्यभूति डायनेस्टी के कुछ फीचर्स ये रहे। आप अपने हिसाब से इसको क्वेश्चन जैसा भी आपसे डिमांड करेगा उस हिसाब से इसको लिखिएगा। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यही पूछे कि पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में कुछ डिस्कशन करिए या डिस्कस द फीचर्स ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। नॉर्मल एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी थी, तो पुष्यभूति डायनेस्टी लिखिए, उसमें कुछ फीचर्स लिखिए।
हर्षवर्धन के टाइम के। ठीक है, अब चलिए हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है उत्तर प्रदेश का। अब हम मिडीवल हिस्ट्री शुरू करते हैं। और हाँ, ये मैंने पुष्यभूति डायनेस्टी का मैप अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अगर डिमांड हो क्वेश्चन की तो इस तरीके से कुछ मैप बना दीजिएगा वहाँ पे। चलिए मिडीवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने मेजर डायनेस्टी से शुरू किया है मिडीवल हिस्ट्री में। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हम आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डायनेस्टीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से। द गुर्जर प्रतिहारा वॉज अ डायनेस्टी that ruled much of northern India from the mid-8th to 11th century. They ruled first at Ujjain and later at Kannauj. Prominent rulers of Pratihara were Nagbhattavan, Mihir Bhoj, Mahipal and Mahendrapal. In the Gurjar Pratihar history, kings occupied highest position in the state and had enormous powers. Kings adopted big titles such as Parameshwar, Maharaja-dhiraj, Parambhaterak. Caste system was prevalent in India during Gurjar Pratihar period, and the reference of all the four castes of the Vedic period is found in the inscription as well. Between 1915 to 18 CE, Kannauj was attacked by a Rashtrakuta king who devastated the city, leading to a decline of Pratihar Empire. ठीक है, तो ये कुछ फीचर है। एक तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था। किंग जो है प्रोमिनेंट हुआ करते थे और हाईएस्ट पोजीशन किंग्स की थी, एंड दे अडॉप्टेड एनॉर्मस टाइटल्स। ठीक है, जैसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परमभतेरक। ठीक, और प्रोमिनेंट सिटीज़ कौन सी थी गुर्जर प्रतिहार के टाइम पे? ये थी, फर्स्ट दे रूल्ड एट उज्जैन एंड लेटर शिफ्टेड टू कन्नौज। कन्नौज मैंने जैसे बताया एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहेगा पूरे टाइम, पुष्यभूति से लेके आगे चल के गुर्जर प्रतिहार और चांदेल और गहदवल डायनेस्टी तक कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक सेंटर रहेगा। ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी कन्नौज एक सेंटर पार्ट रहेगा, जिससे कंट्रोल के लिए 3 किंगडम्स आपस में लड़ेंगे। ये आप GS1 में ही पढ़ेंगे, और जब मैं इसको डिस्कस करूँगा मैं इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को, तब मैं कन्नौज के बारे में डिस्कस करूँगा और ये चीज़ मैं बताऊँगा वहाँ पे। अभी हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट किंगडम्स देखनी है, मेजर डायनेस्टीज़ देखनी है, हम इसको देख के प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी रहेगी हमारी चांदेला एंड गहदवल डायनेस्टी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, 2 न्यू डायनेस्टीज़ ऑफ चांदेला एंड गहदवल डायनेस्टी एमर्ज्ड इन द स्टेट। ये गहदवल डायनेस्टी वही जयचंद वाली है। ठीक है, यही पृथ्वीराज चौहान वाली। यही इनवाइट करते हैं महमूद ऑफ घोरी को कि वो पृथ्वीराज चौहान से आके युद्ध करें और इनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाएं। फिर बाद में इन्हीं के साथ युद्ध करेगा ये घोरी और इनको ही हरा देगा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे वो। From the 9th century to the 11th century, the Chandelas ruled over central India. Their first capital was Khajuraho, which was later shifted to Mahotsav Nagar or Mahoba. Mahoba का ancient name Mahotsav Nagar है। Gahadwal dynasty was founded by Chandradev. It ruled parts of the present-day Indian states of Uttar Pradesh and Bihar during the 11th and the 12th century. Their capital was located at Varanasi, and for a brief period they also controlled Kanyakubj, modern कन्नौज। ठीक है, इसी कन्नौज को पीछे महोदय श्री के नाम से रेफ़र किया गया है और फिर बाद में कान्यकुब्ज। तो डिफरेंट डायनेस्टीज़ थी, डिफरेंट किंगडम्स थे, अपने अपने हिसाब से नाम बदलते रहते थे। ठीक है, बाय द पीरियड ऑफ चंद्रदेव the Gahadwalas had taken control of Varanasi, Ayodhya, Kannauj and Indrasthanika, modern day Delhi, and had expanded throughout Uttar Pradesh. Govind Chandra and Jai Chandra were the famous king of Gahadwal dynasty. In the Battle of Chandawar,
in near Firozabad in 1194. Muhammad Ghori defeated जयचंद्र द लास्ट रूलर ऑफ गादवल डायनेस्टी। मैंने पीछे डिस्कस किया था कि घोरी बाद में जयचंद को ही डिफीट कर देता है इन अ बैटल। तो ये डायनेस्टी गादवल डायनेस्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है सिंस इट ऑक्यूपाइड मेनी प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, विच आई हैव मेंशन्ड हियर लाइक अयोध्या, वाराणसी, कन्नौज। तो इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जब फीचर्स पूछेगा तो फीचर्स यही वाले कंटिन्यू कर दीजिएगा जो यहाँ हमने पढ़े थे, गुर्जर प्रतिहार वाले, कि कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, ठीक है, किंग ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक, और कुछ इससे रिलेटेड फीचर्स भी डालिएगा। दैट इज़ दे रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया, देयर फर्स्ट कैपिटल वॉज खजुराहो विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू महोबा, ठीक है। फाउंडर कौन था? चंद्रदेव था। एंड लास्ट रूलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इस डायनेस्टी का, इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा बिकॉज फ्रॉम हेयर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चेंज्ड। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। घोरी ने जयचंद को हराया बैटल ऑफ चंदावर में, उसके बाद अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जिसमें इसने पपेट रूलर बैठाया था अपना, जो कि इसका स्लेव था। ये खुद तो वापस चला गया अफ़गानिस्तान और अपने स्लेव को, जो इसने किंगडम जीता था इंडिया में, उसकी देख रेख के लिए अपने स्लेव, यानी कौन स्लेव था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको छोड़ के ये चला गया कि यू लुक आफ्टर माई सल्तनत विच आई हैव गेन फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंडिया। तो हम अब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड विद द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी विद कुतुबुद्दीन ऐबक एज इट्स फर्स्ट रूलर हु वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घौरी। The rule of slave dynasty was followed by Khilji dynasty, then Tughlaq dynasty, Sayyid and then Lodi dynasty। मैंने यहाँ पे बना दिया है इम्पॉर्टेंट रूलर्स के साथ। आइए देख लेते हैं शॉर्ट में। अब इनके बारे में किस रूलर ने क्या काम किया वो बहुत हम डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे क्योंकि मिडीवल हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं वो आएंगे भी तो डायनेस्टी या सल्तनत के कुछ फीचर्स पूछेगा इन जनरल, तो वो हम नीचे पढ़ लेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, और किस तरीके से ऑफिशियल्स काम करते थे, ये सब हम देख लेंगे ऊपर ऊपर से। जनरल स्टडी ही करेंगे इसकी, बहुत अंदर जाके कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे क्या हुआ या बलबन के टाइम पे पाइबोस और सिजदा वाली इसने वो लेके आया था, प्रैक्टिस लेके आया था, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। वो प्री के लिए इम्पोर्टेंट था, वो हमने पढ़ लिया। अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे यहाँ से, जैसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हम देख लेंगे कि किस डायनेस्टी का कौन सा रूलर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन और या तो फीचर्स में डाइव कर जाएंगे, जो कि मोर देन इनफ होगा हमारे मेंस के कंटेंट के लिए। ये देखते हैं मामलुक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन, उसके बाद घियासुद्दीन बलबन। मामलुक डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, जिसमें दो ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, शॉर्टेस्ट स्पैन था इसका, जिसमें पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक एंड लास्टली नसीरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक डायनेस्टी के बाद आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह। और लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की है वो है लोधी डायनेस्टी। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू जान लीजिए दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, जितने भी मैंने मेंस दिए हैं
तो उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं था जो कि सिर्फ मिडीवल इंडिया से आए, और मिडीवल इंडिया से था भी तो ऐसा दिल्ली सल्तनत से कोई या उनके रूलर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन आना होगा तो इसी से आएगा। और अगर बहुत किस्मत ख़राब रही और यहाँ से कुछ पूछ ही लिया तो उनके रूलर्स मेंशन कर दीजिएगा, डायनेस्टी इस तरीके, जैसे इस तरीके से मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से डिवीजन करके जनरल फीचर्स लिख दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन मोर और लेस सबके टाइम पे सेम था, तो यही फीचर्स उठा के वहाँ उस रूलर के साथ अटैच कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ द शरीयत, that is laws of the Islam. Political, legal and military authority was vested in the Sultan. Military strength was the main factor in the succession of the throne. Administrative units were इक्ता, शेख, परगना एंड ग्राम। ठीक है, तो ये जनरल फीचर्स सभी जितनी भी डायनेस्टीज़ आई थी दिल्ली सल्तनत की सब में सेम है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ये ग्राफ इंसर्ट कर दिया है, ये फ्लो चार्ट इंसर्ट कर दिया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन लिखना होगा तो ऐसे ही बना दीजिएगा, सुल्तान दैट इज़ हेड ऑफ द स्टेट। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते थे, वज़ीर, वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ही कंट्रोल द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑल्सो। दीवान रिसालत, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सदर सदर, मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक लॉ या अफेयर्स। दीवानी इंशा, एक्सटर्नल अफेयर्स। आरिज, डिफेंस एंड काजी, मिनिस्टर ऑफ लॉ। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलोड अ वेरी सिस्टमेटिक एंड वेल प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर which was run by different ministers who had specific work assigned to them. Besides, there were also several other departments and the Sultan appointed their officers to carry out specific duties. ठीक है, अब कुछ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देख लेते हैं सुल्तान के टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे क्या क्या ऑर्गन फंक्शनल थे। मेन तो था सुल्तान ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एन्जॉयड अनलिमिटेड पावर्स इन एवरी स्फेयर ऑफ द स्टेट एक्टिविटी। ठीक है, मोनार्की, मोनार्की है तो सुल्तान ही हेड होगा। द नाइब ऑल्सो एन्जॉयड एन इक्विवेलेंट पोजिशन एज दैट ऑफ हेड ऑफ द सुल्तान। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र मान लेते हैं सुल्तान का, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन सुल्तान के लिए भी लेता रहा होगा। वज़ीर, वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड हेडेड द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, वज़ीर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हेड करता था, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। अरिज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी अरिज, इन दैट कैपेसिटी वॉज द कंट्रोलर ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ऊपर हमने देखा था अरिज को मिलिट्री डिपार्टमेंट दिया गया था। रिसालत, रिलीजियस अफेयर्स एंड हेडेड बाई चीफ सदर। अमीर मजलिस शाही was the minister who looked after the festivals of the state and made sure of all the public conveniences and arrangements during festive seasons. Insha, royal correspondence. Correspondence मतलब पत्राचार। ओके, ऑर्गन्स देख लिया, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कैसे चलता था। The Delhi Sultanate was further divided into smaller provinces, for it was convenient for the ministers to help them in the administration. They were called इक्ताज़। पूरी सल्तनत थी वो, it was divided into many parts. These parts were called as इक्ताज़। कुछ इक्ताज़ छोटे होते थे, कुछ इक्ताज़ बड़े होते थे। अब इक्ताज़ के बारे में, इक्ता सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। The इक्तादारी was a unique type of land distribution and the administrative system that evolved during the सल्तनत ऑफ इल्तुतमिश। हालांकि ये शुरू उसने इसको घोरी ने किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम द एंटायर एम्पायर वॉज इवनली डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड द इक्ताज़। ये मैंने बताया, यहाँ पे पूरा एम्पायर डिवाइड हुआ है लैंड्स में। These plots of land were assigned to the various nobles, officers and soldiers
फॉर द पर्पज़ ऑफ ईजी एंड फ्लॉलेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। यही इक्ता सिस्टम आगे जाके जागीरदारी सिस्टम हो जाता है मुग़ल टाइम पे। ठीक है, तो सेम है, मतलब ऑफिशियल्स नोबल्स को ये इक्ता असाइन कर दिए जाते थे। ट्रांसफरेबल थे इक्ताज, दैट इज़ द होल्डर ऑफ इक्तादार्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर every 3 to 4 years. The holders of small iktas were individual troopers. They had no administrative responsibilities. Muhammad of Ghori, in 1206 AD was the first to introduce the ikta system in India, but it was Iltutmish who gave it an institutional form. Iqtadari system witnessed numerous changes during the Sultanate period. Initially, Ikta was a revenue yielding piece of land that was assigned in lieu of salary. However, during Firoz Shah Tughlaq's reign in the year 1351, it became hereditary. पहले क्या होता था कि किसी एक नोबल है कोई, उसको एक इक्ता असाइन कर दिया जाता था। तो जैसे बड़े और छोटे भी होते थे, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था उनको बड़े इक्ते मिलते थे, जो छोटी पोजीशन पे था उनको छोटे इक्ते मिलते थे। तो ये नोबल क्या करते थे, इस इक्ता से रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। ये टैक्स वो किंग को देते थे और उसमें से कुछ पार्ट, सपोज 20%, ये नोबल्स अपने पास रखते थे। तो दिस इज़ हाउ इक्तादारी वर्कड। जितना बड़ा लैंड उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और नोबल को उतने ही पैसे मिलेंगे। तो ये पहले किंग या एडमिनिस्ट्रेशन असाइन करता था इक्ता, ही यूज्ड टू असाइन। बट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये हेरिडिटरी हो गया। जो नोबल्स पहले इक्ता ले चुके थे, ये उन्हीं की फैमिली में पास ऑन होते गए ये इक्ताज। ठीक है, तो जैसे जागीरदारी बाद में हेरिडिटरी हो गई थी, वैसे ये भी हो गया था। फिर हम देखेंगे आगे चल के मॉडर्न टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम में ज़मींदारी भी हेरिडिटरी हो जाएगी। तो मोर और लेस सबके सब सेम ही सिस्टम है, बस नाम अलग अलग हैं। बेसिक कंसेप्ट बस ठीक रखिए अपना, वहाँ पे आप लिख लेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेग एंड अनडिफाइंड एंड बेसिकली अ ट्रेडिशनल सिस्टम। द प्रोविंसेस इन दिस पीरियड वर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स हेडेड बाय शिकदार। द मेन फंक्शंस वर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ जमींदार्स एंड हैड टू परफॉर्म मिलिट्री ऑब्लिगेशंस। ये शिकदार जो था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली इसी के अंदर आता था। ये एक पुलिस ऑफिसर टाइप का आदमी था, जिसके ये मेन फंक्शंस थे। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ऑपरेशन से बचाना और मिलिट्री ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करना व्हेनेवर द स्टेट कॉल्स अपॉन टू डू सो। शिक्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास एंड हैड डिफरेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, वी विल नॉट डाइव मच डीपर इनटू द टॉपिक, ऊपर से पढ़ते हैं। फिर आता है लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर है सल्तनत का। जब सल्तनत के फीचर के बारे में लिखिएगा तो ये वाला पोर्शन ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इक्तादारी सिस्टम और ये जो भी हम पढ़ेंगे, इनाम लैंड, खालिसा लैंड, इक्ता लैंड, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, लैंड्स वर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली इक्ता, खालिसा एंड इनाम। इक्ता लैंड्स वर द लैंड असाइन्ड टू ऑफिशियल्स एज इक्ताज इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ देयर सर्विसेज। On the other hand, Khalisa land was under the direct control of the Sultan. The revenue collected from it was spent for the maintenance of the royal court and royal household. And last is Inam land that was assigned or granted to religious leader or institutions. तो 3 टाइप के लैंड थे। एक था इक्ता, एक था खालिसा, एक था इनाम। इक्ता के बारे में पढ़ दिया, इन्हें नोबल्स को असाइन किया जाता था, जो कि बाद में हेरिडिटरी हो गया था। खालिसा लैंड डायरेक्टली आता था किंग के अंदर, सुल्तान के अंदर आता डायरेक्ट। और जो यहाँ रेवेन्यू जो यहाँ से मिला करते थे वो स्पेंड होता था रॉयल हाउस होल्ड के मेंटेनेंस में और रॉयल कोर्ट के मेंटेनेंस में, कोर्ट एंड हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान। ठीक है, यहाँ का जो भी रेवेन्यू था खालिसा लैंड का, वो यहाँ पे स्पेंड किया जाता था सुल्तान के रॉयल हाउस होल्ड और कोर्ट में। इनाम लैंड जो था वो रिलीजियस
लीडर्स को असाइन कर दिया जाता था, लीडर्स या इंस्टीट्यूशंस को. Hence, we can decipher that the establishment and expansion of the Delhi Sultanate led to evolution of a powerful and efficient administrative system. At its zenith, the authority of the Delhi Sultan had extended as far as south of Madurai. They are even today remembered for their very systematic administrative capabilities. Although the Delhi Sultanate had disintegrated, their administrative system made a powerful impact on the Indian provincial kingdoms and later on Mughal system of administration. तो इसी के साथ हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ. अब हम इम्पॉर्टेंट, इसके बाद आता है भक्ति मूवमेंट, उसको देखेंगे. उसके बाद मुगल्स देखेंगे. उसके बाद नवाब्स ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे, नवाब्स ऑफ अवध मेनली. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. भक्ति मूवमेंट. भक्ति मीन्स डिवोशन टू गॉड. ये बेसिक इंट्रो है. क्वेश्चन आएगा तो ये इज एन इंट्रो यूज़ कीजिए. विच सिग्निफाइज कंप्लीट सरेंडर ऑफ वन सेल्फ टू गॉड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड टू अटेन अ स्टेट ऑफ ब्लिस. फीचर्स देख लेते हैं. प्रमोटेड मोनोथीज़म. रिक्वायर्ड गुरु फ्रॉम होम डायरेक्शन कैन बी फाउंड. Criticize caste, varna, occupation, rituals and sacrifices. Promoted vernacular language to bring teachings closer to the masses. ठीक है. मिडीवल टाइम में हम भक्ति मूवमेंट का उदय देखते हैं, जिसमें बहुत सारे सेंट्स आते हैं और ये सेंट्स अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से कुछ भजन, कीर्तन, इस तरीके की चीज़ों से भक्ति में लीन होते हैं. ठीक है. ये सिर्फ हिंदुइज़्म में नहीं, इस्लाम में भी देखने को मिलता है, जिसमें सूफिज़्म कहते हैं. ठीक. तो इन्हीं के ये सेलिएंट फीचर्स हैं. ठीक. इट कंट्रीब्यूटेड टू अ डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक. Example, Jaydeva's Geet Govind, in which each song is composed in particular rag and tal. A significant impact of these saints had on music was the use of kirtans, bhajans and abhangs. These songs had a tremendous appeal to common people. No gender discrimination was seen, as female saints such as Mirabai, Lal Didi were also present. तो भक्ति movement made the religion more inclusive. लोकल लैंग्वेज यूज़ होती थी, वुमेन सेंट्स भी थी. ठीक. कास्ट और वर्ण से थोड़ा आगे बढ़ गए थे हम लोग, है ना. डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. तब अब आगे देखते हैं. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. भक्ति मूवमेंट एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन. ठीक है. वाई? तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. इट यूनाइटेड पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. इट फॉलोड नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी. एग्जाम्पल, कबीर हु वॉज अ वीवर एंड सूरदास हु वॉज एन अनटचेबल. दे वर ऑल्सो prominent saints of that period. It was a revolution also because it promoted increment in cattle wealth as sacrifices decreased. It promoted the concept of monotheism, which reduced communal tensions. Devotional music and bhajans emerged, which united people. Use of local vernacular language brought religion closer to the masses. And lastly, gradually social barriers of caste, untouchability and slavery were reduced. अब भक्ति मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश देखते हैं. प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. फर्स्ट इज रामानंदा. रामानंदा was a disciple of Ramanuja and was born in Prayagraj, UP. He enrolled disciples from all castes and preached in local language. He emphasized on monotheism. Kabir, Raidas were his famous disciples. कबीर काशी में पैदा हुए थे. raised himself above the orthodoxies of caste and religion and raised his voice against all kinds of social evils in society.
He was against religious rituals and idol worship and preached about Nirguna Brahma based on the principles of one God. He even accepted Ram in Nirguna form. He believed that God resides in everyone's heart instead of temples, mosques, Kashi or Kaaba. Bijak is the collection of his couplets. He died in Maghar, which is in present day Sant Kabir Nagar. तो संत कबीर नगर एक तो बुद्धा के लिए फेमस हुआ, दूसरा कबीर के लिए. तुलसीदास, he was born in Rajpur village in Banda district of UP. He was a contemporary of Akbar and Mewar king Rana Pratap. He was the most prominent saint of the Saguna Bhakti sect. एक निर्गुण भक्ति सेक्ट था, एक सगुण भक्ति सेक्ट था. निर्गुण वाले इमेज वर्शिप को नहीं मानते थे, इमेज और आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, जबकि सगुण वाले इमेज और आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे. ठीक है, यही छोटा सा डिफरेंस है. ही कंपोज द रामचरित मानस प्रेजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ राम एंड हु वाज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु. ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट के बारे में बस इतना ही इनफ होगा. कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से आप अटेम्प्ट कर लेंगे. फिर देखते हैं मुगल्स. ये मुगल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब. इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूपी के कंटेक्स्ट में मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं. हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहिए, इन केस पूछ ही ले तो कुछ तो लिखेंगे. बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड मेड आगरा हिज कैपिटल. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. Humayun undertook an expedition in Kalinjar, which is in Banda, which remained inconclusive. Sher Shah Suri defeated Humayun and overtook the reign of Uttar Pradesh. Sher Shah successfully invaded Kalinjar. उसके बाद आते हैं अकबर. Seat of government was Agra, founded Fatehpur Sikri and also made many forts in Agra and Allahabad. His Navratnas, that is Todarmal and Birbal, belong to Sitapur and Kalpi, current day Jalon in Uttar Pradesh. Jahangir, he made Zanjeer-e-Odal, that is chain of justice in Agra, for royal justice seekers. He was crowned in the city of Agra. Shah Jahan shifted his capital from Agra to Delhi, built Taj Mahal and Moti Masjid in Agra fort. His period is regarded as the golden period of medieval history. Aurangzeb was a staunch follower of Sharia. He ordered demolition of Kashi Vishwanath Temple of Varanasi and Keshav Rai Temple of Mathura. Due to his religious bigotry, several factions were initiated in his empire, which led to the decline of the Mughals. ठीक है, अब लास्ट टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश का हम देखते हैं. नवाब्स ऑफ अवध. स्टार्टिंग होती है इनकी. फाउंडर कौन थे इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध के? बुरहानुल मुल्क या सादत अली खान, इन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं. ही वॉज अपॉइंटेड एज सूबादार ऑफ अवध इन 1722 एंड वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध. ये ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध मुगल किंगडम से ही निकला था. इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया था. लेटर ऑन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ऑटोनोमस फ्रॉम द मुगल. To protect farmers from exploitation of landlords, he introduced the new land revenue and land lease system in Awadh. He also held the combined forces of Subedari, Diwani and फौजदारी. सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी की जो पोस्ट थी इन्होंने खुद के पास ही रखी थी. सफदरजंग. He was the ruler during the declining years of the Mughal Empire. He became second Nawab of Awadh in 1739. He was made the Wazir of the Mughal Empire and Allahabad province. Shuja-ud-Dawla became the Nawab of Awadh in 1754, took part in the Battle of Buxar in 1764 in alliance with Mir Qasim against the East India Company. इन्हीं का देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर वाले. उसके बाद ट्रीटी साइन की थी इन्होंने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. He made Treaty of Banaras in 1773 with Warren Hastings, and in 1774 Ruhelkhand got mixed in Awadh with Britishers' help. He died in 1775 at Faizabad and buried at Gulabbari. Asaf-ud-Dawla.
He became the Nawab of Awadh after the demise of Shuja-ud-Dawla. He was replaced by Shah Alam II from 1773 to 1777. He shifted his capital from Faizabad to Lucknow. Built the Bada Imambara, Rumi Darwaza in Lucknow. Wajid Ali Shah. He was the 10th and the last of Nawab of Awadh from 47 to 56. He was a great patron of music, dance and drama, and here the seats of the Lucknow Gharana or School of Dance was sown. ठीक है, तो ये हमने नवाब ऑफ अवध भी देख लिया और इसी के साथ हमारा मिडीवल हिस्ट्री भी ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे और आर्ट एंड, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, आप इसको लिख के हमारी ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे और हम आपका फ्री में रिव्यू करेंगे। और साथ ही इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।